ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्टडी पावर। हर रोज आज जो है हम लोग का टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आनंद भी होता है, तो आनंद आ जाता है ना जी। तो आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला और ये ऐसे पीडीएफ देखिए सारे आपके लिए कितने पीडीएफ हम बनाए हैं आपके लिए। हमको जो मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 110 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 करेंगे। देखिए इसके पहले 109 क्वेश्चन, हम 109 क्वेश्चन 1, 2 और 3 पार्ट में कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट चौथा होगा और इसमें जो 110 से हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। देखिए 500 टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। देखिए ना, संविधान के केंद्रीय मूल का विरोध, ये तो है भाई, हम संविधान के विरुद्ध है। जो अपने जनता है उनको जो अधिकार है वो अपने कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करना ये भी हो रहा है। देख सरकार का भी आलोचना होता है कि ना जी, होता है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध में भाग लेने की स्वतंत्रता। देखिए शास्त्र विरुद्ध का मतलब क्या हुआ जी? शास्त्र मतलब हुआ कि अगर देखिए हम अगर हमारे भारत में, अगर हमारे देश में अखंडता और एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, अखंडता और एकता के लिए क्या करते हैं? खतरा उत्पन्न कर सकती है। संविधान द्वारा नागरिकों को कई तरह से स्वतंत्रता दी गई है, परंतु अधिकार असीमित नहीं है। देश और समाज के व्यापक हित में सरकार इन पर पाबंदी लगा सकती है। भाई अगर आप शास्त्र रखे, अगर देखिए आपके पास बंदूक होगा, सरकार आप पर कार्रवाई करने लगे। भाई आपके पास कहाँ से है बंदूक? कहाँ शास्त्र? चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। देखिए इसका राइट आंसर इसमें दिया मुंबई। क्या दिया जी? मुंबई। चलिए मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी क्या होगी? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 1 से 12। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप जो है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के द्वारा आप व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। आपको जो इसका पीडीएफ मुफ्त में दे दिए जाएंगे। आपको जो इसका पीडीएफ मुफ्त में दे दिए जाएंगे। देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कर देना है कम से कम इस वीडियो पर। देखिए तब आपके लिए हम 500 टॉप क्वेश्चन बनाने के लिए और मेहनत करेंगे। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। अगला क्वेश्चन 112 नंबर। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? सोन, नर्मदा, जोहिला और तापी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तापी। देखिए ये कहाँ पड़ता है जी? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? तो कहाँ है? अगर कोई पूछे कि कहाँ है तो मध्य प्रदेश। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? स्पेन, डच, मद्रास, कालीकट। इसका राइट आंसर क्या होगा? जमोरिन जो था कालीकट का राजा था। कहाँ का राजा था? कालीकट का राजा था। कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट का राजा था। कालीकट का राजा था। चलिए कालीकट का राजा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा ना, अगर वीडियो में दम हो, वीडियो में आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो को जो है लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिंगरौली 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 किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्या होगा जी? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जी? तो मध्य प्रदेश का। चलिए मध्य प्रदेश का। और बताया जाता है, सुनो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सबसे पहले हम ही जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 28 जून 1914 को 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का जो है 1914 को हुआ था। देखिए ऑस्ट्रेलिया की युवराज जो है, ऑस्ट्रेलिया की युवराज सेराजाओं में हत्या हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के जो युवराज था उनका क्या सेराजाओं में हत्या था। और यह जो क्या तत्कालीन कारण था। ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर होगा कब हुआ जी?
तो 1926 में हुआ। 1926 में हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1926 में हुआ। देखिए जो भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। इस अधिनियम द्वारा मजदूर संघों को क्या किया? कानूनी मान्यता दी गई थी। अगर पूछ दे कि इसका मतलब क्या नियम है, तो इस अधिनियम द्वारा मजदूरों संघ को क्या किया? कानूनी मान्यता दी गई थी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है ना, आपको जो ये नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया, उसमें पीडीएफ ऑलरेडी मुफ्त उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। 117 नंबर अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है जी? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। क्या होगा जी? केरला होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु, गुजरात होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तमिलनाडु हो गया जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली के मुख्य उत्पादन राज्य क्या है जी? तमिलनाडु। देखिए सबसे अगर मूंगफली दूसरा, अगर पहला पूछे तो पहला क्या आ जाएगा जी? पहला अगर पूछे तो गुजरात, पहला पूछे तो गुजरात, और दूसरा पूछे सॉरी देखिए पहला अगर आपसे पूछे ना कि मूंगफली का पहला सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या होगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, पहला गुजरात है। ठीक है, गुजरात। और जो है दूसरा पूछे, अगर दूसरा आपसे पूछे तो राजस्थान। दूसरा पूछे तो क्या हो जाएगा जी? राजस्थान। अगर तीसरा पूछे, सुनिए, अगर तीसरा पूछे तब तीसरा ही है। अगर सी नंबर मतलब तीसरा जो पूछे मूंगफली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या होगा, तो तमिलनाडु। क्या होगा जी? तमिलनाडु तीसरा होगा। क्या होगा जी? तीसरा। अगर चौथा पूछे तो चौथा क्या होगा जी? महाराष्ट्र। चौथा क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? चौथा महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चौथा क्या होगा जी? महाराष्ट्र होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदाता पहचान पत्र के अलावा कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं जी? 14 अन्य प्रमाण पत्र होते हैं। जैसे देखिए कैसा, कोई बता दे जी। चलिए आप लिख नहीं सकते हैं, ऐसे बता देता, आप सुन लीजिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को दिए गया जो है फोटो युक्त एक पहचान पत्र होता है। बैंक होता है। पासपोर्ट माने जो होता है विदेश जाने वाला ऑफिस होता है, उस पासपोर्ट होता है। फोटो युक्त पासबुक होता है। फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज होता है। भरपूर इस प्रकार के 14 प्रकार के जो है ना मतदाता पहचान पत्र का अलावा होता है। 14 प्रकार के, बहुत सारे हैं जी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशनल राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे? कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे? इसका राइट आंसर जो होगा आपको बताना है। इसका राइट देखिए, कमेंट लगाते रहिएगा आप। कमेंट में अगर इसका आंसर लगाते हैं ना तो समझिए आपका जो प्रैक्टिस हो रहा है, सीबीटी एग्जाम आप दे रहे हैं, सीबीटी टेस्ट दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग का एग्जाम में अनुभव क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर जितना बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो बार अगर किसी चीज़ को बार हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बढ़ जाता है, और इसको हम क्या करेंगे? कमेंट लगाते रहेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। चलिए इसका क्या होगा जी? राइट आंसर क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशनल राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वुडरी विल्सन। इसका राइट आंसर होगा वुडरी विल्सन। चलिए इसका राइट आंसर होगा वुडरी विल्सन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा। क्या होगा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्क का मुख्यालय कहाँ है? सर्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो काठमांडू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। और कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। काठमांडू। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन बताते हैं ना जो आपको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। क्वेश्चन जो होता है ना उसका पोस्टमार्टम करके बताया जाता है। ऐसा यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग बताते हैं। इसका क्या होगा? किस में पड़ता है जी? अगर ये ना देकर ऑप्शन में दे कहाँ? तो नेपाल। जो काठमांडू का है नेपाल में चलिए स्थित है। और पूछ दे कि इसका जो स्थापना कब हुआ था? सर्क का मुख्यालय का तो कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। यहाँ काठमांडू नेपाल में। और कब स्थापना हुआ था? तो 1985। 1985 कहाँ जी? तो नेपाल। 1985 ठीक है जी, 1985 नेपाल में। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, जो है भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, सर्क दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग गठन है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वही 1985 में। 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है जी।
ढक्का दिया है, लेकिन इसका जो है ना प्रथम सम्मेलन का पूछे तब बताना है कहाँ हुआ था, तो ढक्का बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश प्रसिद्ध भारतीय डैश डैश, मैंने इसमें भरना है कि किन कौन ऐसे इनमें से वे महान पुरुष थे जो प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के प्राप्त है, किसी किसी के लालच के लिए नहीं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें इसका राइट आंसर महात्मा गांधी प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने क्या किया था, संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि हर किसी किसी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, महात्मा जिन्होंने किया था। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? तो शिमला, पश्चिम घाट, लद्दाख और क्या हो जाएगा जी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर लद्दाख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो शिमला, पश्चिम घाट, लद्दाख और दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण विधायक को कानून बनाने से पहले किन चरणों से होकर गुजरना होता है? किन चरणों से होकर गुजरना होता है? किन चरणों से होकर गुजरना होता है? देखिए इसका आंसर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो है, आपको हर रोज हम आज है फिर से एक क्लास लेकर आएंगे शाम में, जिसमें पूरा इसको आज ख़त्म करने का हम लोग का 500 का टारगेट है। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर 5 होगा। क्या होगा, 5। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन था कि साधारण विधायक को कानून बनाने से पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? तो 5 चरणों से होकर गुजरना होता है। 5 चरणों से होकर गुजरना होता है। 5 चरणों से होकर गुजरना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन 125 नंबर है। 125 नंबर है कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है। क्या है जी, एक तकनीकी है। झील की पानी, नदी की पानी, भूजल या समुद्र जल। छत पर जो हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होता है पानी, वो क्या होता है, वर्षा का होता है, उसे क्या कहते हैं, भूजल कहा जाता है। वर्षा जल को क्या किया जाता है, भूजल, जो छत पर से ढालू छतों पर गिरता है और उस पाइप द्वारा भूमिगत ढांचा के अंदर ले जाया जाता है। राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तकनीक अपनाया गया था। देखिए राजस्थान जो है पानी का एक स्थान है और उसमें वहाँ पर पानी को इकट्ठा करने का इस भूजल का तकनीकी को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर किसका प्रवर्तक था? इसका राइट आंसर होगा नजीवादी। इसका राइट आंसर क्या होगा, नजीवादी। हिटलर किसका प्रवर्तक था? नजीवादी। देखिए हम क्वेश्चन का सीधे आंसर इसलिए बता रहे हैं, हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कमेंट करना है कि केंद्रीय सभा में महिलाओं के आरक्षण सीट कितना है? केंद्रीय सभा में अभी तक महिलाओं के आरक्षण सीट कितना है? अगला 128 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट्रोलैब क्या है? तो एक्ट्रोलैब क्या है? आकांक्ष बताने वाला। क्या है? आकांक्ष बताने वाला है। एक्ट्रोलैब क्या है? तो आकांक्ष बताने वाला, इसको याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान को किसने लिखा है? अगर आपका आंसर होता है भीमराव अम्बेडकर, तो हम इसको बिल्कुल पूरा 100% इसको गलत कहते हैं। 100% इसको हम गलत कहते हैं। हम क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि भारत के संविधान को किसने लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुने और इसका आंसर कमेंट करें।
अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार की शुक कहलाती है, कोसी नदी जो बिहार की शुक कहलाती है का उद्गम स्थल है, का उद्गम स्थल कहाँ है जी? तो नेपाल में। कोसी नदी जो बिहार की शुक नदी कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? नेपाल में। देखिए, और चैनल आपके ज़्यादा समय लेते हुए हम आपको ऑप्शन बताएं, नेपाल में, चीन में, भारत में, बांग्लादेश में नहीं, हमें ऑप्शन है, सीधे क्वेश्चन और उसको उसका आंसर जानना। क्या कि एग्जाम में जब आएगा 120 क्वेश्चन हमारे पास, सीबीटी एग्जाम पर 120 आएगा, तो क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का सीधे ऑप्शन को जो हमें कंप्यूटर में क्या करना होता है, उसको ऐसे साइन करना होता है, ठीक है, उसको साइन करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 132 नंबर अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 132 नंबर, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला, जीवाश्म ईंधन, तेल एवं गैस। देखिए, सौर ऊर्जा, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ये आपको कमेंट करना है कि नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय क्या है आपको बताना है, कोयला किस में आएगा, नवीकरणीय में आएगा या अनवीकरणीय में आएगा, ठीक है। चलिए, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? देखिए, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? क्या लिखित संविधान है? मतलब इसको लिखा गया, प्रिंट नहीं किया गया, लिखा गया। तो क्वेश्चन आपसे वही हम पूछें कि भारत का संविधान को किसने लिखा है, आपको कमेंट करना है। चलिए, तो भारत का एक ऐसा संविधान है जिसको सबसे बड़ा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 134 नंबर, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन में दिया है 12, 18 भी दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो। इसका राइट आंसर हमको क्या मारना है जी? 10। किधर से भी खोज के क्या मारना है? 10। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? जनसंख्या की अधिकता, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बहुदलीय पद्धति और शिक्षा का अभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आया था। चलिए 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिगुट समझौता में शामिल थे कौन शामिल थे? फ्रांसीसी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और इटली। इसका त्रिगुट समझौता में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। कौन थे जी? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1998, 1994 या 1995 या 1996। आप लोग को सीधे आंसर देखना, ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान ना देना। उसलिए जो हम ऑप्शन को पीले रंग से हेडलाइन कर दिए हैं कि सीधे हमारा क्वेश्चन और आंसर पर निगाहें जाएगी, तो हमको जो है आंसर सीधे दिमाग में छप जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1995। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, हमारा जो है टारगेट है कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, और आपके लिए जितना क्वेश्चन दे रहा, सारा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, और इस सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए 500 बनाए ना, बोले टॉप 500 क्वेश्चन ही बनाए सामाजिक अध्ययन का बनाया ना, 500 टॉप क्वेश्चन। अगर इससे बाहर आ गया ना तो आप जो कहिएगा सो बाहर आ सकता है, ऐसे बात नहीं। लेकिन देखिए, इससे जो दिया है ना, इससे रिलेटिव ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब जैसे क्वेश्चन जो विश्व संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही कथन नहीं है पूछा है। देखिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा हम लोग को अगर गलत कराने वाला कुछ होता है तो लास्ट में देता नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 गो ऑप्शन ऐसा होगा ना जो होगा और 1 गो ना होगा। तो वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन पे उगाए जाते हैं, ठीक है। दलों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दलों को कैसे हम सिंचाई कराएंगे जी? दलों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता काहे के लिए होगी जी? बिल्कुल गलत है। और देखो अगला दिया है दलहन फलीदार फसल है, भी सही है भाई। दलहन फलीदार फसल है, और दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है, भी सही है भाई। जो दालें हैं वो क्या, रबी और खरीफ फसल दोनों में उगाई जाती है दालें जो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो दलों में सिंचाई कैसे होगा जी? दल में सिंचाई नहीं ना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। 140 जो क्वेश्चन है, 140
140 किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो किस वर्ष से जी? तो 1992 से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, बिहार। राइट आंसर। सीधा आंख बंद करके हम क्या मारेंगे? महाराष्ट्र। पूरी की पूरी लंबाई और लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। चलिए पक्की सड़कों का भाई। चलो गुजरात में कहाँ है? गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कच्छ। क्या होगा जी? कच्छ। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो कच्छ में लगाया जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है। वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकसित संसाधन। देखिए विकसित संसाधन है ना, जिससे क्या होता है? संसाधन जिसका संरक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। क्या होगा जी? विकसित संसाधन। चलो अगला क्वेश्चन है बस्तर विरोध में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर विरोध में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका राइट आंसर होगा जतरा भगत। यानी राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया जतरा भगत, मंगल पांडे, गुडाधुर, शिबू सोरेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुडाधुर। बस्तर विरोध में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुडाधुर। चलिए बस्तर विरोध में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुडाधुर। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भूटान में जो है औसत वर्षा 191.6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 191.6 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? इसका आंसर बताना है कब लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर कब होगा? 1962 होगा या 1972 होगा या 1965 होगा। चलिए आपको जो है इसका आंसर कमेंट लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? कौन होगा जी? इसका हम जानते हैं आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? असम। निम्नलिखित में सबसे पुराना तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है जी? असम। चलिए असम। हम जो है 150 क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। अगर आपको 150 में कम से कम 140 अगर सही हो रहा है तो समझ जाइए आपका जो है एग्जाम का तैयारी बेहतरीन है। अगर आपका जो है 140 से कम आ रहा है तो समझ जाइए आपको बहुत ही अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में ली गई है? लोकतंत्र में भाग जो है कौन सी भाग में ली गई है? तो भाग चौथा यानी चतुर्थ। चलिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है जी? तो भाग चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में बागमती परियोजना स्थित है? तो सीतामढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? पूरा विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है? तो मात्र कितना जी? 17.5% जो है भारत में हमारा क्या करता है? निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है
152 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए ऑप्शन जो ऑप्शन पर हम जाएंगे, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का भी अधिकार, समानता का भी अधिकार, और क्या बोला जाए, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। लेकिन हमारे संपत्ति देखो ना, जहाँ थोड़ा सा है, जितना पैसा कमा के रखो ना, अगर बिना जो है बिना जो है प्रशासन क्या बोला जाता, बिना वित्त मंत्रालय को तुम है, बिना अपना पैसा के हिसाब दिए बैंक को रखो, पता चलेगा अगले दिन तो ईडी छापा मारा गया। संपत्ति का अधिकार कमाओ तुम और जो है छापा मरवाओ सरकार से। चलो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं जी? पृथ्वी के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या कहलाते हैं जी? भौतिक मानचित्र। चलिए भौतिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति थे? देखो आ गया, निम्न में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे? निम्न में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे? इसी का क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशनल यानी राष्ट्रीय संघ के विचार के लिए अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जिम्मेवार थे, यही ना था। लेकिन इसमें कहा है पूछा कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च सदन है। क्या होगा जी इसका राइट आंसर? उच्च सदन है तो उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या सभी? क्या होगा जी? उच्च सदन कहाँ है? राज्यसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश में लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। चलिए आप बताएंगे बिहार के किस जिले से, आप कमेंट करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग किस बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो किशनगंज से होंगे वो बताएंगे कि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है कि नहीं। चलिए दिए गए भारत के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर एकदम भाई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है ना कम, वहाँ पर दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है जी? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? तो राइट आंसर होगा झूम। ये क्या था? एक आदिवासी समुदाय नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो इसका क्या होगा? क्षेत्र, जाति, धर्म और जन्म। क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो जन्म होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? तो ट्रस्टी शिल्प काउंसिल होगा। क्या इसका राइट आंसर? ट्रस्टी शिल्प काउंसिल होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इंग्लैंड में स्टाम्प किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस इंग्लैंड में एक्ट कब पारित हुआ था जी? यार इंग्लैंड में, यहाँ तक आते हैं, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट कब किस वर्ष पारित हुआ था जी? तो इसका राइट आंसर होगा 1775 में हुआ था, 65 में, 1765 में हुआ था। क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 में। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो है हम आज के दोपहर के क्लास में इसको पूरा करेंगे। 200 क्वेश्चन आज जो हम 50 टॉप क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए और हम लोग का 500 टॉप क्वेश्चन का सीरीज है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो कमेंट में पीडीएफ लिख दें। कमेंट में पीडीएफ लिख दें कि हम आपको पीडीएफ भेज दें। कमेंट में आप पीडीएफ लिख दें और कमेंट में पीडीएफ लिखने के बाद आप जो इस नंबर के
व्हाट्सअप पर मैसेज करें आपको, देखिए हम PDF उन्हीं को भेजेंगे। आपका मेरा शर्त है भाई कि जो व्यक्ति कमेंट में PDF लिखेंगे, जो व्यक्ति कमेंट में PDF लिखेंगे उन्हीं के नाम से व्हाट्सअप आएगा, हम उन्हीं को भेजेंगे फ्री में। ठीक है भाई, हमको मेहनत लगता है। जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप भी तो हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। जिनका जो सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में PDF लिखेंगे, हम नाम उनका देखेंगे कि ये जो है रोशन जो है PDF के लिए मैसेज की कमेंट में लिखे हैं, तो हम जो है इनको PDF व्हाट्सएप पर भेज दें। चलिए, इसके लिए आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।